Good morning, class 7th students. Welcome all to your social science classes. ठीक है बच्चों, तो today we are going to start a new chapter and that is from the unit of history. आज हम लोग हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3. आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा छूटा था. सर ने आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा पढ़ाया था और कुछ पार्ट बचे रह गए थे. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं उन पे बढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 29, दैट इज द दिल्ली सल्तनत. चैप्टर नंबर 3 का नेम क्या है? द दिल्ली सल्तनत. अब जो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट दिल्ली सल्तनत. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फोकस क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में? सोर्सेस ऑफ दी सल्तनत पीरियड, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, केस स्टडी पढ़ना है अबाउट द तुगलक्स, द सईद डायनेस्टी, द लोधी डायनेस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. आपके सर ने इस चैप्टर को शुरू किया था और वो कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? पेज नंबर 32 पे. अगर आप आओगे तो उन्होंने अब मुझे कहाँ से पढ़ाना है? द खिलजी डायनेस्टी से. ठीक है, तो द खिलजी डायनेस्टी से हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले पढ़ लिया उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए. तो इस चैप्टर में आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है? अबाउट स्लेव डायनेस्टी, अबाउट खिलजी डायनेस्टी, अबाउट द तुगलक्स, द सईद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी. ठीक है. The period from 1206 to 1526 AD is called the age of the Delhi Sultanate. देखो 1506 AD से अगर हम 1526 AD तक की बात करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा एरा कहते हैं, कौन सा युग कहते हैं, कौन सा काल कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का काल, दिल्ली सल्तनत का एरा. दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ सेवरल मुस्लिम डायनेस्टीज. क्योंकि इस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे जो मुस्लिम डायनेस्टीज थी वो इमर्ज हुई, वो बाहर आई इन द सेंस उन्होंने अपना राज किया, कब्जा जमाया. ठीक है. द डायनेस्टीज इट स्टार्टेड व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी इन दिल्ली इन 1206. तो दिल्ली सल्तनत कब शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? 1206 AD से. और उसको किसने एस्टैब्लिश किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया, फाउंडेशन किया और उसके बाद यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया. द डायनेस्टीज विच रूल्ड फ्रॉम दिल्ली वर एज फॉलोज. अब वो डायनेस्टीज जो कि दिल्ली से रूल करती थी वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन इज द स्लेव डायनेस्टी, सेकेंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सईद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वन इज द लोधी डायनेस्टी. ओके, स्लेव डायनेस्टी के बारे में आप लोग अपने आप से फिर से पढ़ना, सर ने आपको पढ़ाया है. अब हम लोग आज पेज नंबर 32 पे आ जाइए, खिलजी डायनेस्टी से पढ़ेंगे. ओके, सो कम टू पेज नंबर 32 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द खिलजी डायनेस्टी. The Khilji dynasty ruled for 3 decades. The Khiljis extended the boundaries of the Sultanate further. The Khilji dynasty. क्या हो बच्चे? खिलजी डायनेस्टी जो था वो अबाउट 3 डिकेड्स तक वो उन्होंने राज किया. 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर्स तक. ठीक है. द खिलजीज एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द सल्तनत फर्दर. और जो खिलजीज थी उन्होंने क्या किया? अपनी बाउंड्रीज को और एक्सटेंड किया, मतलब उन्होंने लड़ाई की और फिर उसके बाद अपनी बाउंड्रीज को, अपने एरिया को, अपने क्षेत्रफल को और बढ़ाया. द फर्स्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वॉज जलाउद्दीन खिलजी. अब फर्स्ट रूलर कौन थे? जलाउद्दीन खिलजी थे. He ascended the throne when he was an old man of 70 years. अब वो कब आए राजगद्दी संभालने? कब वो राजा बने? जब वो 70 साल के थे, अबाउट 70 years. 70 साल के जब थे तो फिर क्या हुआ? वो राजा बने, इतने बूढ़े हो गए थे. He did not believe in using force in statecraft. He adopted lenient policies towards his enemies. वो अपने दुश्मनों के प्रति
उनका अच्छा व्यवहार था, वो बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर उनका नहीं था, कठोर नहीं थे। Some believe that he did not want to shed blood in his old age, और इसलिए दुनिया क्या कहती है, कुछ लोग क्या समझते थे कि वो बुढ़ापे में कोई खून खराबा नहीं करना चाहते थे। His nobles felt that he was not courageous enough to take strict measures and hence was not worthy to be a king. और जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनका मंत्रीगण थे, वो क्या समझते थे कि वो उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी बुढ़ापे में कि वो किसी के साथ भी लड़ाई कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको मारने का षड्यंत्र बनाने लगे, मारने के लिए प्लानिंग करने लगे। जलाउद्दीन हैड अ नेफ्यू नेम्ड अलीगुर शाह। जलाउद्दीन का एक नेफ्यू था, भतीजा, जिसका नाम था अलीगुर शाह। अलीगुर शाह क्या था, गवर्नर था अवध का, ठीक है। एंड हैड रेज्ड अ ह्यूज ट्रेजर आफ्टर इन्वेडिंग देवागिरी। और देवागिरी पे जब उसने इन्वेजन किया, जब देवागिरी पे कब्जा जमाया, उसके बाद उसके पास बहुत खजाना आ गया। Pleased with his work, जलाउद्दीन went to congratulate his nephew but was killed by him। और अब जलाउद्दीन अपने नेफ्यू को, जब वो गए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उसको मुबारकबाद देने के लिए, तो नेफ्यू ने उनको मार दिया। ये कब हुआ, 1296 AD में। अलीगुर शाह कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन की जगह पे कौन आ गया, जलाउद्दीन खिलजी की जगह पे कौन आ गया, अलीगुर शाह, और उसने अलाउद्दीन टाइटल ले लिया। मतलब उसने अपना क्या नाम रख लिया, अलाउद्दीन। अब चूंकि ये खिलजी डायनेस्टी चल रही है तो क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी उसका नेम। अब देखो 1296 to 1316 AD वो क्या करता है, रूल करता है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो खिलजी डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर है। कौन है मोस्ट पावरफुल, अलाउद्दीन खिलजी। He was the first Turkish ruler to build an empire in India. He was an ambitious ruler. वो एक बहुत ही ambitious ruler था, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। He wanted to expand his empire, for which he carried out several successful military campaigns. उसने क्या किया, बहुत सारे military campaigns को उसने लागू किया। Being an able ruler, he worked efficiently and adopted several effective measures for all around development of his empire। और उसने अपने empire को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके से उसने काम किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के दौरान क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। The fertility of the land was also assessed. अलाउद्दीन खिलजी altered the measurement of all agricultural land। वो क्या करते थे कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स थे उसका वो उनको क्या करते थे, मेजर करवाते थे कि हाँ भाई कितनी एरिया में हम लोग खेती कर सकते हैं। फर्टिलिटी जो था लैंड का उसको भी वो दिखाते थे। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फर्टिलिटी द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज विच बिकेम द बेसिस फॉर फिक्सिंग रेवेन्यू। और जिस प्रकार से फर्टिलिटी थी सॉइल की, उस तरीके से वो क्या करते थे, टैक्सेस लेते थे। स्पेशल रेवेन्यू ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस। जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो कौन थे, स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर्स। अलाउद्दीन इंक्रीज्ड द लैंड रेवेन्यू इन दोआब रीजन में, उन्होंने लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया। द हाईली फर्टाइल लैंड एरिया बिटवीन रिवर्स गंगा एंड यमुना अप टू हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। He also made efforts to keep a check on the corrupt revenue collecting officers who often levied extra taxes on the cultivators to gain extra income। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, वो जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे वो ऑफिसर्स के ऊपर उनका ध्यान रहता था कि कहीं ये ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे किसान से अपने जेब में भरने के लिए, तो वो उनके ऊपर भी कंट्रोल करते थे, उनका ध्यान रहता था, ठीक है। अलाउद्दीन जो थे वो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए भी उनको हम लोग जानते हैं। Those who charged more than the fixed rates were punished severely। और जो लोग फिक्स्ड रेट से ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे उनको अलाउद्दीन खिलजी पनिश करते थे। His policies of rationing and subsidizing the prices of essential commodities were a great relief to the poor। और वो गरीबों को क्या करते थे, सस्ते दाम पर चीज़ों को प्रोवाइड करते थे। जैसे सब्सिडीज़ मिलती है ना राशन वगैरह के लिए, से राशन कार्ड वगैरह अगर आपके पास है घर में तो क्या होता है, कम खर्चे पे आप लोग सामान ला पाते हो, सरकार द्वारा जो मिलता है। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी भी उस दौरान करता था।
चलो अब आ जाओगे मिलिट्री रिफॉर्म्स पे कि उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या क्या किया। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी हेल्प्ड हिम टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म से तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। ही यूज्ड दिस मनी टू कीप अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, और इन पैसों का इस्तेमाल करके वो एक आर्मी को हमेशा अपने पास इस्टेब्लिश्ड रखता था, ताकि अगर कभी भी किसी से लड़ाई हो तो उसके पास भरपूर आर्मी रहेगी। ही पेड हिज सोल्जर्स इन कैश, और अपने सोल्जर्स को वो पैसे देता था। ही इंट्रोड्यूस्ड द न्यू सिस्टम ऑफ हुलिया अंडर विच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर वॉज रिकॉर्डेड। जैसे अकाउंट्स फॉर्म करते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से हुलिया एक अकाउंट्स था, उसके अंदर में हर एक सोल्जर का नाम रहता था। इन द कैवलरी सम करप्ट ऑफिशियल्स ऑफन रिप्लेस्ड गुड हॉर्सेज विद इंफीरियर वंस। क्या होता था, जो आर्मी था वहाँ पे जो हॉर्सेस का जो इस्तेमाल होता था, कुछ लोग क्या करते थे, जो लोग बुरे लोग थे वो लोग अच्छे हॉर्सेस की जगह पे खराब हॉर्सेस रख देते थे। टू फाइट दिस प्रॉब्लम ही यूज्ड अ मेथड कॉल्ड दाग अंडर विच द गुड हॉर्सेस वर ब्रांडेड विद द रॉयल इंसिग्निया। अब क्या होता था, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, जो अच्छे हॉर्सेस होते थे उनको एक मार्क देता था, एक स्टैम्प वगैरह उन पे लगवा देता था, ताकि उसको ये पता चल जाए कि हाँ ये रॉयल इंसिग्निया से बिलोंग करते हैं। मंगोल पॉलिसी। Mongols had been creating problems since the time of Iltutmish. During Alauddin's reign, the Mongols invaded India many times. ठीक है, मंगोल्स जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दौरान भी बहुत बार भारत पर आक्रमण करना उन्होंने सोचा। They made the most fearsome attack on India and reached the very gates of Delhi. और फिर अंततः वो क्या हो गए, वो सफल हो गए और वो दिल्ली तक पहुँच गए। लेकिन जो अलाउद्दीन की आर्मी थी, उन्होंने क्या किया, मंगोल्स को हरा दिया और बार बार वो हराते रहे। अलाउद्दीन को क्या हुआ, कुछ सॉलिड मेजर्स लेना था, ताकि वो मंगोल लोग बार बार ऐसे आक्रमण कर रहे थे, उनसे अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, repaired all the forts as well as built some new ones along the route taken by the Mongols। तो जितने भी किले थे उस दौरान, उसको पहले उन्होंने रिपेयर करवाया जो उन्होंने ख़राब कर दिए थे मंगोल्स ने, और सारे बनवा दिए। A large part of the army was posted at each of the forts, और हर एक किले में ढेर सारे आर्मी को भेज दिया और उनको क्या दे दिया, वेपन्स दे दिया। These measures helped him to strengthen the army, और इस वजह से जो उनकी आर्मी थी वो और भी मजबूत हो गई। उसके बाद क्या किया, दिस क्रिएटेड ऑ एंड फियर इन द माइंड्स ऑफ द मंगोल्स। अब मंगोल्स क्या हो गए, डर गए अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि हर एक फोर्ट में तो बहुत सारे आर्मी मैन हैं और उनके पास बहुत अलग अलग तरीके के हथियार भी हैं। इस वजह से फिर मंगोल ने भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया। हिज कॉन्क्वेस्ट्स। अब हिज कॉन्क्वेस्ट में देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने। Alauddin gained control over the western seaports after conquering गुजरात एंड मालवा। गुजरात और मालवा पर उन्होंने कब्जा जमाया, उसके बाद वेस्टर्न सी पोर्ट्स में भी कब्जा जमा लिया। ठीक है, he further expanded his empire by capturing रणथंभौर एंड चित्तौड़। रणथंभौर और चित्तौड़ पर भी उन्होंने कब्जा जमाया। और साउथ इंडिया में भी he sent a large army towards the kingdoms of the south under his able general मालिक काफूर। तो मालिक काफूर उन्हीं के मंत्रीगणों में से थे, उनके अंडर में उन्होंने साउथ इंडिया पर भी बहुत सारा जगहों पर कब्जा जमाया। His army defeated many rulers including those of the Kakatiya, Hoysala, Yadav and Pandya kingdoms. All such territories are regarded as semi-independent kingdoms by historians. As a result of the successive conquests, at one time Alauddin's empire became as large as that of King Ashoka in ancient India. तो आप समझ सकते हो, जिस तरीके से अशोका, जब हम लोग राजा अशोक की बात करते हैं तो उस दौरान जितना उनका किंगडम एक्सटेंडेड था, उतना ही एक्सटेंड किंगडम अलाउद्दीन खिलजी के दौरान भी हो गया। एस्टिमेट। Keeping in view his unchallenged supremacy, extent of the empire, solid and effective policies to provide India with stability and strength and ensure the welfare of the Indian people, Alauddin Khilji is considered to be the greatest sultan of the Sultanate period. अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग जानते हैं सल्तनत पीरियड के, उनको ग्रेटेस्ट सुल्तान के नाम से हम लोग जानते हैं।
He himself was a illiterate man. वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, बट वो आर्ट और लिटरेचर को बहुत मानता था, साहित्य और कला को। कुछ ग्रेट पोएट्स जो उस टाइम पे हुए, आमिर खुसरो और काजी मुगिसुद्दीन, उनके अंडर में कुछ ये दो लोग जो ग्रेट पोएट्स हैं। अलाउद्दीन जो थे ऑल्सो हैड एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स आर्किटेक्चर। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा आर्किटेक्चर भी बनवाया, जैसे अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार के पास में ही है, वो आधा ही बना के उसको छोड़ दिया था। ही ऑल्सो गॉट अ लार्ज टैंक नोन एज हाउस खास बिल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है। His death was followed by a war of succession. His successors were weak and hence the throne of Delhi passed into the hands of the Tughlaqs. अब जो इनके नीचे की पीढ़ी आई वो बहुत ही कमज़ोर थी, अलाउद्दीन खिलजी की तरह इम्पोर्टेंट पावरफुल नहीं थी, और इस वजह से क्या हुआ, उनके हाथ से राजपाट छूट गया। अब कौन आ गया कब्जा जमाने, दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए तुगलक्स आ गए। अब केस स्टडी में पढ़ेंगे तुगलक्स के बारे में। चलो, तुगलक डायनेस्टी ने अबाउट 1 सेंचुरी, दैट इज 1320 टू 1413 एडी तक उन्होंने रूल किया। मतलब 1 सेंचुरी मतलब 100 साल, 100 ईयर्स। उन्होंने कितने साल तक रूल किया तुगलक डायनेस्टी ने? अबाउट 100 ईयर्स। सबसे पहले कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। इनको हम लोग गाजी मालिक के नाम से भी जानते थे, और इन्होंने ही तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया, ढूंढा। क्या थे ये? गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, जब अलाउद्दीन खिलजी का राजपाट था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मार करके ही कैप्चर द थ्रोन बाय किलिंग द लास्ट खिलजी रूलर खुसरो खान। तो लास्ट जो खिलजी रूलर थे खुसरो खान, उनको मार करके इन्होंने अपने खुद राजगद्दी पर बैठ गए। गियासुद्दीन जो थे वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक स्किल्ड वॉरियर थे, मतलब बहुत ही अच्छे राजा थे। जब ये राजा थे, देयर वॉज कायोस एंड कन्फ्यूजन इन द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द खिलजीज। ठीक है, जब ये राजा बने तो सारे लोग परेशान थे कि हम लोग खिलजी डायनेस्टी के अंदर में है कि तुगलक डायनेस्टी में। मैनी गवर्नर्स वर ट्राइंग टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। बहुत सारे गवर्नर्स ये कह रहे थे कि हम लोग फ्री हैं। Besides, many other challenges related to administration and economy lay on his way. Therefore, he had to do his best to set things in order. अब जब ये आए तो क्या थी, सारी चीज़ें बहुत ही, सब कुछ भी संतुलन में नहीं था, तो इनको बहुत काम करना पड़ा। गियासुद्दीन ने सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले शांति अपने किंगडम में बरकरार रखने के लिए काम किया। तो उन्होंने क्या किया, जो टर्किश नोबल्स थे उनके ऊपर अपने चीज़ों को वो जमाने लगे। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट ऑफिशियल्स। तो उन्होंने अपने मंत्रीगणों में जो ऑफिशियल्स उन्होंने रखे वो बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही अच्छे थे, और ऑनेस्ट, ईमानदार ऑफिशियल्स को रखा। ही रिड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू। उन्होंने ज़मीन का जो कर होता है, टैक्स, उसको कम कर दिया। अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। Being an efficient military commander, he easily suppressed rebellions and consolidated his empire. और वो खुद ही एक क्या थे, बहुत ही अच्छे, वो लड़ने के लिए वो बहुत ही अच्छे थे वो लड़ाई में। तो उन्होंने क्या किया, अपने रिबेलियंस को, जो उनके दुश्मन थे, उनको हरा दिया और अपने एम्पायर को उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया। टू सप्रेस द रिबेलियन इन बंगाल। अब बंगाल में दुश्मनों को हटाने के लिए क्या किया, गियासुद्दीन हिमसेल्फ वेंट देयर एंड ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। वो खुद ही बंगाल गए और अपने हाथ में सिचुएशन को लिया। While he was turning from Bengal, he died under mysterious circumstances when the pavilion which had been built by his son Jona Khan to welcome him collapsed over him. जब वो बंगाल से वापस लौट रहे थे तो क्या हुआ, कुछ मिस्टीरियस, कुछ रहस्यमयी सर्कमस्टांसेस में उनकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई? जो उनका बेटा था जोना खान, उसने क्या किया था, वेलकम करने के लिए उनको एक पवेलियन बनवाया था, और उसी टाइम पे पवेलियन क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। कोलैप्स मतलब टूट गया और वो उन्हीं के ऊपर गिर गया, और उस वजह से गियासुद्दीन की मौत हो गई। अब कौन आता है? जोना खान, जो उनके बेटे हैं, वो आएंगे रूल करने के लिए। तो गियासुद्दीन्स सन जोना खान असेंडेड द थ्रोन इन 1324 AD, assuming the title of मोहम्मद बिन तुगलक। अब
गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को कौन सा टाइटल मिला? जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक का। We get a lot of information about his reign from the accounts of Ibn Battuta, Ziauddin Barani and Isami। तो ये लोग उस टाइम पे ट्रैवल इन्वेट करने के लिए भारत को आए थे, ट्रैवल करने के लिए, और इनके रिकॉर्ड से हमको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, मोहम्मद तुगलक वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट आइडियाज। वो कौन से आप पर्सन थे? उनके पास बहुत सारी आइडियाज थे, बहुत एम्बिशियस पर्सन थे, और वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करते थे, लागू भी करते थे। बट हिज प्लान्स फेल बिकॉज ही डिड नॉट कैरी देम आउट इन अ प्रॉपर वे। लेकिन उनके प्लान्स जो थे वो फेल हो जाते थे क्योंकि वो प्रॉपर वे में उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। मोहम्मद तुगलक जो था वो स्कॉलर था, अरबिक और पर्शियन का, और ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग था। उसको पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, उसको बहुत अच्छा नॉलेज था किस किस चीज़ का? मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, पोइट्री और एस्ट्रोनॉमी का। एक ओपन माइंडेड पर्सन था और सेंस ऑफ जस्टिस भी उसकी अच्छी थी। दैट मीन्स वो जजमेंट जो करता था वो सही था। He even appointed people who were not from noble families to high ranking jobs। और जो लोग नोबल फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे उनको भी वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के रूप में अपॉइंट कर देता था। He believed in rational thinking। ठीक है, he adopted rational and secular methods to resolve disputes। Many plans and experiments which मोहम्मद तुगलक tried to undertake proved to be utter failures। और जो बहुत सारे plans उसने बनाए थे वो फेल हो गए। During the implementation of these plans, the people had to suffer a lot, and this made Muhammad Tughlaq very unpopular among the people। चूँकि जो उसने प्लान्स बनाए थे वो फेल हो गए और इम्प्लीमेंट के दौरान पे, इसलिए वो लोगों के बीच में उसकी इज्जत उतर गई और वो समझने लगे कि ये एक अच्छा राजा नहीं बन सकता है। तो फिर क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर स्ट्रेच्ड अप टू द डेक्कन एंड रीजन्स ऑफ द साउथ। ठीक है, इनका जो राजपाट था वो कहाँ तक फैला? डेक्कन रीजन में, दैट मीन्स जो कि साउथ में। अनलाइक अलाउद्दीन खिलजी, ही रूल्ड दीज रीजन्स डायरेक्टली। अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्टली रूल नहीं कर पा रहे थे ना साउथ रीजन पे, वो किसी को भेजे थे उनके अंडर में, साउथ उनके अंडर में था, लेकिन उन्होंने क्या किया? डायरेक्टली साउथ पे रूल किया। ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ओल्ड नेम देवागिरी। तो इस टाइम पे क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक ने समझा कि हम अपने जो राजधानी है उसको दिल्ली से दौलताबाद की तरफ हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और दौलताबाद का पुराना नाम क्या है? देवागिरी। His idea was to rule over his empire from दौलताबाद which was centrally located। उसे ऐसा लग रहा था कि हम दौलताबाद से ही रूल करेंगे। This caused a lot of suffering to the people। और इस वजह से लोग बहुत परेशान हुए। कैसे? Instead of shifting only the administration, मोहम्मद तुगलक ordered the shifting of the entire population। सिर्फ उसने कैपिटल को नहीं शिफ्ट करने के बारे में सोचा, वो ये सोचा कि पूरा जो पॉपुलेशन है, पूरे जितने लोग रहते हैं दिल्ली में, वो सब लोग किधर जाएंगे? दौलताबाद। इस वजह से इसका जो ये प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जर्नी इतने लोगों की होना मुश्किल है। और जो सीज़न चल रहा था उस टाइम पे, गर्मी का सीज़न चल रहा था, और इस वजह से क्या था? बहुत ह्यूमिड था क्लाइमेट, हॉट था, गर्म था, और लोगों को बहुत तकलीफ हुई। आफ्टर ट्रांसफरिंग द कैपिटल टू दौलताबाद, इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया। और जब वो दौलताबाद में चला गया साउथ इंडिया की तरफ, तो नॉर्थ इंडिया पर उसको कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल भरा काम हो गया। ऑल्सो द मंगोल्स रिफ्रेश्ड देयर अटैक्स ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। और फिर से मंगोल्स ने क्या कर दिया? लड़ाई करने के लिए वो लोग फिर से रेडी हो गए। जब ये प्लान फेल हो गया मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उसने क्या किया? फिर से लोगों को कहा कि आप लोग सब लोग दिल्ली वापस चलो। और इस वजह से फिर क्या हुआ? और भी ज़्यादा इनकन्वीनियंस और हार्डशिप हुई, परेशानी हुई। द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल प्रूव टू बी द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन। अब इस वजह से लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द कॉज ऑफ दिस डिसीजन। One of the gravest complaints against the Sultan is that he forced the people of Delhi into exile। और एक बहुत ही बड़ा जो सबसे उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कॉम्प्लेन हमको मिलता है कि वो लोगों को क्या किया? उन्होंने फोर्स किया कि आप लोग एग्जाइल में चले जाओ, मतलब कि दिल्ली को छोड़ दो। तो
तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि उसने जो भी प्लानिंग की थी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, जब उन प्लान्स को लागू करने की बारी आती थी तो वहाँ पे वो फेल हो जाता था। जिस तरीके से उसने ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचा दिल्ली से दौलताबाद, क्या हुआ, दिल्ली से जब दौलताबाद को उसने जब कैपिटल को अपने ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचा तो उसने क्या किया, इतना हार्श रूलर था, उसने ये किया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दिल्ली में मुझे नहीं दिखना चाहिए। दैट मीन्स दिल्ली में कोई लोग नहीं रहेगा, ना कि एक बिल्ली कुत्ता भी नहीं रहना चाहिए, वहाँ से कोई भी धुआं तक नहीं उठना चाहिए, सब लोग दौलताबाद चलेंगे। और इसके चक्कर में क्या हुआ, जब लोग दौलताबाद जाने लगे तो इतना लंबा जर्नी था, गर्मी का सीज़न था, बहुत लोग रास्ते में मर गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो दौलताबाद पहुँच गए तो दौलताबाद से फिर उसने कहा कि नहीं, अब दौलताबाद से हम वापस दिल्ली चलेंगे। तो इसके चक्कर में बहुत लोग मर गए और कुछ लोग दौलताबाद में ही रह गए। तो दौलताबाद साउथ के रीजन में था और दिल्ली क्या है, नॉर्थ के रीजन में है। तो दौलताबाद में जो लोग, कुछ लोग रह गए, फिर वहाँ पे साउथ और नॉर्थ इंडियंस का क्या हो गया, मर्जर हो गया, और उनके कल्चर्स का भी मर्जर हो गया। तो इस तरीक़े से वो जो भी प्लान करता था उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं कर पाया। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, टैक्सेशन इन दोआब, दोआब रीजन कौन सा था, जो हाईली फर्टाइल लैंड था, गंगा और यमुना रिवर्स के बीच में, उसको दोआब कहते हैं। तो वहाँ पे क्या किया, इसने टैक्स को बढ़ा दिया, और जिस साल इसने टैक्स बढ़ाया अचानक उसी टाइम क्या हुआ, उस टाइम पे बारिश अच्छे से नहीं हुई और इस वजह से क्या हो गई, फेमाइन, दैट मीन्स सूखा पड़ गया और दोआब रीजन में अच्छे से कल्टीवेशन नहीं हो पाया, क्रॉप्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुए। इस वजह से क्या हुआ, जो सुल्तान के ऑफिसर्स थे उन्होंने लोगों को पनिश किया, उनको पकड़ा और उनको पनिश किया। और इस वजह से फिर जब इसने ये लागू जो करना चाहा टैक्स को, वो भी इसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, अब इसने क्या किया, उस टाइम पे जो सिक्के प्रचलन में थे वो कौन से थे, ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स को ये प्रचलन में लाया, क्योंकि उस टाइम पे सिल्वर की शॉर्टेज थी। और इस वजह से क्या हुआ, जब ब्रॉन्ज और कॉपर के सिल्वर जब कॉइन्स आए तो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, लोग झूठे मटेरियल, दैट मीन्स जो डुप्लीकेट मटेरियल था उससे सिक्के बना देते थे। और फिर ये भी जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था इस प्लान का भी, वो उसमें भी क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। कांगड़ा, तिब्बत और खुरासान एक्सपेडिशंस के बारे में देखो क्या हुआ, सुल्तान क्या करना चाहता था, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को सिक्योर करना चाहता था, और इस वजह से उसने आर्मी भेजी कांगड़ा वैली में, जो कि अभी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। जब उसने वैली को एनेक्स कर लिया तो फिर उसने आर्मी को बोला कि तुम सब तिब्बत जाओ, और इस वजह से क्या हुआ, हैवी कैजुअलिटीज़ टू द आर्मी, जो आर्मी थी वो अपने आप में बहुत कैजुअलिटीज़, दैट मीन्स इंजर्ड हो गई। Sultan Muhammad wanted to capture Khorasan, modern Iran, which was then a part of the Persian Empire. To achieve the same, he mobilized a strong army of 3,70,000 soldiers. He spent a large sum of money to equip his army with weapons and arrange for essential provisions for the war. The soldiers were paid 1 year's salary in advance, but the army remained unused because the Sultan ultimately decided to abandon the project. The army was later disbanded. क्या हुआ, कांगड़ा, तिब्बत और खुरासान एक्सपेडिशंस के दौरान पे जब उसने यहाँ पे कब्जा जमाना चाहा तो उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई 3,70,000 लोगों के लिए। उन लोगों को क्या किया, एक महीने की सैलरी पहले ही से दे दिया, लेकिन फिर उसने अपने प्रोजेक्ट को क्या कहा, इस प्रोजेक्ट को उसको ऐसा लगा कि नहीं ये बेकार है, इसको हटाओ। तो फिर क्या हुआ, सारा पैसा और जो भी चीज़ें थी वो सब बर्बाद हो गई। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके दौरान पे, इनके कार्यकाल के दौरान में बहुत सारी बाधाएं आई और ये प्लान्स को इम्प्लीमेंट कायदे से नहीं कर पाए। ठीक है, ऑल दिस फैक्टर्स वीकेंड हिज एम्पायर। द सुल्तान डाइड इन 1351 AD और 1351 AD में उनकी मौत हो गई। अब इनके बाद कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक। ये कौन था, ये कजिन था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये 1351 AD में आया, किसके सपोर्ट से, नोबल्स और उलेमास के सपोर्ट से। He felt that his predecessor has lost control over the empire. इसे ऐसा लगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया है, एम्पायर पे से उसका कंट्रोल उठ गया है। इस वजह से क्या हुआ, जो फिरोज शाह तुगलक का जब आया तो वो किसकी मदद से आया, जो कंट्रीमैन थे, जो नोबल्स थे, उन्हीं की मदद से आया। तो वो उसको ऐसा लगा कि हमें इन सबों का बिलीफ, ट्रस्ट जीत के रखना चाहिए।
Many of Sultan Firuz Tughlaq's policies have made some historians conclude that he lacked the temperament and courage to be a successful ruler. बहुत लोगों के जो हिस्टोरियंस हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक क्या थे, बहुत बोल्ड राजा नहीं थे, किंग नहीं थे, वो क्या थे, लेस करेजियस पर्सन थे। इस वजह से क्या किया उन्होंने, उलेमास को प्लीज़ करने के लिए, उलेमास का उन्होंने अट्रैक्शन लेने के लिए क्या किया, ही इम्पोज्ड एन एनुअल टैक्स कॉल्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने एक साल भर का जो कर होता है, टैक्स होता है, वो लागू कर दिया जजिया नॉन मुस्लिम्स लोगों पे। नॉन मुस्लिम्स मतलब जो लोग मुस्लिम्स नहीं थे, who were required to pay it in return for the state protection, जिनको ये टैक्स देना ही था। Throughout the period of his reign, फिरोज तुगलक avoided taking strict measures, उन्होंने कभी कोई strict measures नहीं लिए। He revised the penal code and made punishments less severe, उसने क्या किया, punishments को भी कम कर दिया। He gave more freedom to the nobles, ठीक है, वो जो nobles थे उनको उन्होंने ज़्यादा freedom दे दिया। According to new policies, a noble's son could inherit not only his father's जागीर but also his position। तो न्यू पॉलिसी के अंतर्गत क्या हुआ, कोई भी अगर नोबल पर्सन का बेटा है तो वो सिर्फ अपने पिता की जागीर ही नहीं लेगा, उसकी जगह जहाँ पे वो जिस भी पोस्ट पे काम करता था वो ऑफिस भी ले लेगा। An old soldier of his army could send his son-in-law or even his slave in his place to fight in a war. Firuz Shah was a learned man. He had several Sanskrit works translated into Arabic and Persian. वो एक learned person थे, उन्होंने बहुत सारे संस्कृत के वर्क्स को अरबिक और पर्शियन में उन्होंने ट्रांसलेट किया। उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनवाई हैं, जैसे फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, फिरोज़ाबाद और हिसार। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे टाउन्स को इस्टेब्लिश किया। He brought 2 of Ashoka's pillars from Meerut and Topar and had one of them re-erected at Firoz Shah Kotla and other at Mehrauli in Delhi. अब डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर, इस एम्पायर का डाउनफॉल कैसे ख़त्म हुआ। सिंस फिरोज शाह हैड अडॉप्टेड लीनियंट पॉलिसी, जब फिरोज शाह ने क्या किया, वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, तो इस वजह से क्या हुआ, नोबल्स जो थे उनके पास ज़्यादा पावर आ गया और फ्रीडम आ गया, और इस वजह से तुगलक एम्पायर क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रेक हो गया। फिरोज शाह तुगलक की मौत हो गई 1388 में, और उनके बाद बहुत वीक रूलर्स आए। उसके बाद से गुजरात, मालवा, खानदेश ये क्या हो गए, सब इंडिपेंडेंट हो गए और वो तुगलक डायनेस्टी के अंडर में नहीं रह गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर लूट एंड प्लंडर तिमूर लेफ्ट डिवास्टेटेड एंड depopulated Delhi. The invasion caused utter confusion and misery in northern India. The Sultanate, which had already broken up into several parts, now shrank to the capital city and some villages around it. ठीक है, अब जो दिल्ली सल्तनत था उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स में बढ़ गया, और उसके बाद जो लोग थे वो भी, उनका पॉपुलेशन भी बढ़ गया, और इस वजह से इस एम्पायर का डाउनफॉल आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सईद डायनेस्टी। चलो आप सईद डायनेस्टी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बहुत हो गया, ओके क्लास, थैंक यू।